हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स अजम्पशंस होती है। जब हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हमें पहले से ही मान के चलनी पड़ती हैं। और इस हमारे पास 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है। एक है गोइंग कंसर्न, दूसरा है अक्रूवल, तीसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। और इसको रिकग्नाइज किया गया है AS1 के द्वारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के द्वारा AS1 के द्वारा इनको रिकग्नाइज किया है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट दिस फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो वन बाय वन पढ़ते हैं इनको। तो पहला जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है वो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है बेसिकली गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये है कि जब भी हम कोई बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं तो हम इस इंटेंशन से करते हैं कि हम उस बिज़नेस को चलाते ही जाएंगे और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है उस बिज़नेस को क्लोज करने की या उसके ऑपरेशन को सिग्निफिकेंटली उसका साइज़ छोटा करने के लिए। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि उसका साइज़ छोटा हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये बेसिकली गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। ठीक है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन की। इसकी कुछ अजम्पशंस हो सकती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन की। जैसे कि कभी कभी आप कोई बिज़नेस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए खरीदते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खोलते हैं बिज़नेस को। ठीक है, उस बिज़नेस को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद आप बंद कर देते हैं। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल दिवाली पे फायर क्रैकर्स की दुकान लगाई, तो दिवाली के बाद उस बिज़नेस को बंद कर देते हैं। उस केस में गोइंग कंसर्न अजम्पशन हम नहीं सोचते। उस केस में हमें ये बताना पड़ता है कि नहीं, हम इस बिज़नेस में गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं करते हैं। एज़ पर AS1 हमें ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन हम एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज अजम्पशंस के बारे में। जनरल अजम्पशंस क्या है, जो हम बिज़नेस करते हैं ध्यान रखते हैं। ठीक है, और हमें ये पहले से ही मान के चलनी पड़ती है, ये चीज़ें तो फॉलो हो ही रही होंगी। तो चलिए बात करते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रेस्क्राइब्स दैट, क्या प्रिस्क्राइब करता है, क्या बताता है कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड ऑन द बेसिस दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड। यानी कि जो पीरियड जहाँ तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उस पीरियड तक हम बिजनेस को चलाएंगे, बिजनेस कंटिन्यू करेगा। और देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस क्लोज करें या उसका ऑपरेशंस का साइज छोटा करें। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्टिंक्शन हो पाया है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लंबे समय तक के लिए मिलता है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ठीक है, तो अगर हम सोचिए कि अगर हम ये अज्यूम ही ना करते कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और जितना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस फ्यूचर तक चलेगा, अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो हम इस बारे में कभी बात नहीं कर पाते कि कौन सा बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, कौन सा एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा और कौन सा एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है वो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो सकता है। ठीक है, अगर हम ये अज्यूम नहीं करते, ये अजम्पशन नहीं लेते कि हमारा बिजनेस जो है वो चलता ही जाएगा, तो कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होती, सारी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट की वजह से फिक्स एसेट जो है वो रिकॉर्ड होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट and they are depreciated in a systematic manner over its useful life। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इस लाइन का मतलब, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी इज 1 लाख, यानी कि 1 लाख मशीन की परचेज प्राइस है और यूजफुल लाइफ है 10 साल, यानी कि इस मशीन को हम 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका बेनिफिट हम लंबे समय तक लेते हैं और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम 10 सालों तक ले रहे हैं। तो इस पूरे मशीनरी की कॉस्ट को हम एक बार में एक्सपेंस नहीं मानेंगे, इसको हम 10 सालों तक थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस मानेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए इस 1 लाख को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इस 1 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास एक अमाउंट आएगा जो होगा 10,000। तो हम हर साल इस मशीनरी में से हर साल 10,000 डिडक्ट करेंगे और वो 10,000 को हर साल एक्सपेंस दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये एक्सपेंडिचर 10 सालों तक बेनिफिट दे रहा है तो इसका एक्सपेंडिचर भी हम 10 सालों तक रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये 1 लाख तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हर साल जो ये 10-10 हज़ार अमाउंट जो हम माइनस कर रहे हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाउ द लास्ट पॉइंट जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। यानी कि परचेज ऑफ जिस साल हमने मशीन खरीदी है, इन द परचेज ऑफ ईयर इटसेल्फ हम उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, हम उसको थोड़ा थोड़ा हर साल 10 सालों तक 10,000 को एक्सपेंस मानेंगे। बाकी जो 1 लाख का अमाउंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसे हम एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हैं। आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आप इसको लिख सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट अजम्पशन, दैट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। यू कैन नोट इट डाउन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप कंसिस्टेंसी अजम्पशन के साथ टॉपिक। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है? तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि एक बार आपने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस चुन ली और उसे अप्लाई कर दिया, तो उसे हर साल अप्लाई करते रहोगे। ऐसा माना जाता है कि अगर एक कोई मेथड या प्रैक्टिस चुनी गई है तो उसे हर साल हम अप्लाई करते रहेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यही बेसिकली कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर ले, एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक है स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। तो ये अजम्पशन ये कहता है कि अगर आपने इन दोनों में से कोई सा भी एक मेथड चुन लिया तो चुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी मेथड को आपको उसी मेथड से हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक मेथड जो आपने चुना है उसे ही हर साल आप अप्लाई करते होंगे, ठीक है। अंडर दिस अजम्पशन मेथड वंस चोजन एंड अप्लाइड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जिससे हम कंपेयर कर सके, कंपेरिजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट है। क्या ये कभी चेंज नहीं हो सकते? क्या मतलब एक जो मेथड चुन लिया, क्या ये पत्थर की लकीर है जो कभी मिट नहीं सकती या फिर कभी चेंज नहीं हो सकती? नहीं, ये चेंज हो सकती है। अगर लॉ चाहे, अगर कानून चाहे, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कोई बेटर मेथड आपको वो करता है, सजेस्ट करता है, जिससे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अच्छे ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो बिल्कुल ये चेंज हो सकता है। तो द अकाउंटिंग practice may be changed if the law or accounting standards requires it to change, will result in more meaningful presentation, ठीक है। तो यही था कंसिस्टेंसी अजम्पशन बेसिकली। अब हम बढ़ते हैं अगले अजम्पशन के तरफ, जिसका नाम है अक्रूवल अजम्पशन, जो कि हमारा लास्ट अजम्पशन होगा इस टॉपिक का। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं लास्ट अजम्पशन पे, और लास्ट अजम्पशन को ख़त्म करते हैं। जो लास्ट अजम्पशन है हमारा वो है अक्रूवल अजम्पशन या अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। तो इस अक्रूवल अजम्पशन और अक्रूवल कंसेप्ट को अच्छे से समझ के फिर हम इसका आज का ये 3 जो हमारे अजम्पशन है उसका टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। अक्रूवल अजम्पशंस के मुताबिक हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजैक्शन हुई है। हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजैक्शन हुई है, ना कि तब जब सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि तब जब सेटलमेंट हुआ है। क्या मतलब? Revenue is recognized when it is realized, when the sale is complete or service are rendered. It is immaterial whether cash is recorded, received or not. यानी कि अगर कोई रेवेन्यू आपको, यानी कि कोई भी रेवेन्यू आपके पास आने वाला है, कोई भी कैश आपके
सॉरी कोई भी तो रेवेन्यू को हम तब रियलाइज़ करते हैं जब सेल कंप्लीट हो गई, यानी कि अगर मैंने सेल कर दिया लेकिन मुझे कैश अभी नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मुझे रेवेन्यू जो है वो मुझे मिल चुका, मेरा रेवेन्यू हो चुका, ठीक है, ना कि तब जब मुझे कैश मिलेगा। कैश इज इमटेरियल, वेदर यू हैव रिसीव्ड द कैश और नॉट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो कैश का मिलना या ना मिलना कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। सेल कंप्लीट हो गई, सर्विस आपने अगर दे दी है तो आपका रेवेन्यू रियलाइज हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली उसी अगर हम सिमिलरली बात करें तो एक्सपेंस को तब रिकॉग्नाइज करते हैं, expense are recognized as the expense in the accounting period in which the revenue related to it is recognized whether paid in cash or not, ठीक है। अगर हम कोई खर्चा करते हैं, ठीक है, कोई एक्सपेंस करते हैं और उससे रिलेटेड रेवेन्यू उस अकाउंटिंग पीरियड में रियलाइज हो गया है तो हम बोलेंगे ये एक्सपेंस हो चुका है, वेदर हमने एक्सपेंस को कैश में पे किया है, बैंक के थ्रू पे किया है या नहीं पे किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंस को तब एक्सपेंस बोलेंगे, तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब उससे रिलेटेड रेवेन्यू रियलाइज हो चुका है। सिंपल। नाउ एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। मेजर्स राम एंड कंपनी परचेजेस कंप्यूटर ऑन 1 जनवरी 2022 अमाउंटिंग टू 5 लाख रुपीज टू बी पेड ऑन 15 अप्रैल 2022। इसका क्या मतलब है कि मेजर्स RSM एंड कंपनी ने एक कंप्यूटर खरीदा 1 जनवरी 2022 को, जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। सॉरी, कंप्यूटर्स खरीदे 5 लाख के, ठीक है, लेकिन जिसकी पेमेंट करती थी 15 अप्रैल को। तो अगर हम ऊपर के कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे परचेज हो चुकी है, ठीक है। पेमेंट से कोई मतलब नहीं है कि कब पेमेंट होगी। तो ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाएगा? ट्रांजैक्शन को 15 अप्रैल को, सॉरी 1 जनवरी को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 1 जनवरी को हम 5 लाख के एसेट और 5 लाख की लाइबिलिटी अपने बुक्स में दिखा देंगे। दूसरा एग्जांपल, इफ़ मेजर्स RSM एंड कंपनी मेक्स अ सेल ऑफ गुड्स टू मेजर्स VS एंड कंपनी ऑन 27 फरवरी फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। यानी कि अगर एक कंपनी मेजर्स RSM एंड कंपनी दूसरी कंपनी मेजर्स VS एंड कंपनी को एक सेल करती है 15,000 रुपये की, लेकिन कौन सी तारीख को? 27 फरवरी को, ठीक है। लेकिन ये बोलते हैं कि हम ये जो सेल हम कर रहे हैं उधार पे कर रहे हैं, यानी कि उधार पे माल बेचती है और बोलती है कि आप 2 महीने के बाद पेमेंट करना। तो ट्रांजैक्शन सेल कब मानी जाएगी? जब रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा, यानी कि 27 फरवरी को सेल कंप्लीट हो गई है तो हम मान लेंगे कि इस डेट को हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। कैश का मिलना या ना मिलना कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि ट्रांजैक्शन 27 फरवरी को रिकॉर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। तो यही था बेसिकली अक्रूवल कॉन्सेप्ट कि ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इन केस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कब? जब रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा, यानी कि जब सेल कंप्लीट हो गई है, सर्विस रेंडर कर दी गई है, ठीक है। और एक्सपेंस में तब करेंगे जब उससे रिलेटेड रेवेन्यू जिस साल रियलाइज हो चुका है उस साल का ही वो एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कर लिए हैं और इसी के साथ हम अपना इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।